हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इस पूरी सिचुएशन में सब अपने घर पे अच्छे हों, ठीक हों। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके हिसाब से तो सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऊपर वाले से, बाबा जी से अरदास करती हूँ कि सब ठीक हों। क्योंकि ये मैं वीडियो मतलब जो ब्लॉग अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ ये मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे ये ऐड करना पड़ा इंट्रो। एक्चुअली 29 ऑफ मार्च को मैं दिल्ली गई थी। मैं पूरे 4.5 साल बाद दिल्ली गई थी। दिल्ली मेरा मायका है और मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी जो दादी हैं वो 95 प्लस हैं, तो मैं उनको भी देखने गई थी और कुछ और भी ज़रूरी काम थे। उस टाइम लॉकडाउन नहीं लगा था दिल्ली में 29 मार्च को, लेकिन तब भी 27 और 26 को बात उठी थी, लहर सी आई थी एक के नया वायरस आ गया और बहुत ज़्यादा फैल रहा है लोगों में। और इस बार तो जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उस टाइम नर्वस तो थी, लेकिन मैं ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मैं एक्साइटेड थी। मायके जा रही थी और दूसरे कामों के लिए भी जा रही थी और बहुत सालों बाद जा रही थी, तो थोड़ा सा नर्वस भी थी कि बिकॉज़ मेरी बेटी मेरे साथ में थी। लेकिन मैं फाइनली 29 मार्च को गई, जिसमें मेरे जो भी मतलब मैंने उसका ब्लॉग बनाया है अलग से। मैंने 1 महीने से ब्लॉग, आई थिंक 2-3 हफ्ते से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरा एडिटिंग करने का मन ही नहीं था, मेरा आगे ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं था। जो हालत में दिल्ली में देख कर आई हूँ, आई एम बैक इन काठमांडू। मैं वापस आ गई हूँ नेपाल और 30 मार्च को मैं वापस आई हूँ। और जो सिचुएशन मैंने देखी, जो लोगों की हालत मैंने देखी, जो न्यूज़ मैंने देखी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ पड़ा है। मतलब कभी कभी तो मन में आता है कि ऐसे तड़पा तड़पा के लोग मर रहे हैं, एक एक फैमिली के 4-4 लोग, 5-5 लोग मर रहे हैं और पूरी पूरी फैमिली ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली मैं यही बता रही हूँ कि मैं 29 मार्च को गई थी और 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को मैं वापस आ गई। और बिकॉज़ लॉकडाउन हो रहा था, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो रही थी, तो मैं वहाँ पे स्टक ना हो जाऊँ। तो हस्बैंड वाज लाइक कि वापस आ जाओ, क्या पता स्टक हो जाओगे तो फिर 6 महीना साल भर का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब कोविड का प्रॉब्लम आया था तो 1 साल तक एयरपोर्ट खुला ही नहीं था नेपाल का, मतलब इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी उन्होंने सील कर दिए हैं अभी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, प्लीज़ हाथ धोइए, प्लीज़ डबल मास्किंग करिए, प्लीज़ डिस्टेंस बना के रखिए और ज़रूरी चीज़ हो तो ही बाहर जाना। ये सब चीज़ें जानते हैं। अभी भी मैं ऐसी कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें लोगों को परवाह ही नहीं है, वो बोलते हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं है, घर में शादियाँ हो रही हैं। लेकिन जब अपना एक जाता है तो वो उस चीज़ का दुख ना वही देख सकता है। मतलब मैंने इतना कुछ देखा है। मैं ये आप लोग वैसे भी आजकल बड़ी स्ट्रेस वाली न्यूज़ सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं ये सब चीज़ें बोलूँ, लेकिन जो मैं देख कर आई हूँ मेरा दिल दहल गया। मेरा भाई जहाँ पे रहता है वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे शमशान घाट है। हमें जैसे किसी काम के लिए ज़रूरी जाना था, जैसे मेरे को यहाँ आना था, आने से पहले मेरे कुछ पेपर वर्क्स थे, तो मैं वहाँ जा रही थी और मैं देख रही थी कि एम्बुलेंस में भी कितने कितने लोग मतलब उनकी बॉडीज़ रखी हुई हैं और परिवार वाले दूर हैं, वो छू भी नहीं सकते हैं। कहाँ हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है कि मतलब अंतिम संस्कार पूरे तरीके से, हवन से, पूजा से, अरदास से, सब चीज़ों से होना चाहिए, तभी आत्मा को शांति मिलती है। कहाँ वो अपने परिजनों को, अपने लोगों को वो छू भी नहीं पा रहे हैं। बहुत गंदा मंजर है, बहुत ज़्यादा गंदा मंजर है। और बॉम्बे में तो पहले रेड जोन था और अब दिल्ली में रेड जोन हो गया था उसके बाद। तो हुआ क्या कि जब मैं 29 मार्च को पहुंची तो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 हफ्ता ही था कि मैं बाहर निकल पाई थी। थोड़ा मुझे शॉपिंग का काम था, थोड़ा कुछ फ्रेंड्स थे उनसे मिलना था किसी काम के लिए। तो मैंने ब्लॉग उस तरीके से प्रॉपर तो नहीं बनाया था, बट मैंने क्लिपिंग शूट करी थी जो मैं अब इसके बाद ऐड करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत समझिएगा। मैंने ब्लॉग बनाया था, उसमें आपको दिल्ली की उस टाइम हालत भी दिख जाएगी, कितना ट्रैफिक उस टाइम रोड पे था और लॉकडाउन के बाद कितना ट्रैफिक रोड में नहीं था। बीच में मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और घर में बैठना, लॉकडाउन में इतना स्ट्रेसफुल माहौल था। घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, दादी हैं, पूरी फैमिली है, किसी को कुछ भी हो सकता था। फिर मेरे दादके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को भी, लेकिन नानके में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको भी कोरोना हुआ था। और बस मैं यही बोलती हूँ कि आप पूजा करिए, अरदास करिए, प्रार्थना करिए और अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आप मास्क अपने लिए नहीं पहन रहे हैं, मास्क दूसरे के लिए पहन रहे हैं। मैंने दूसरी बात ये भी नोटिस करी कि लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट में ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं लेके जा रहे थे।
कोरोना की, वो भी प्लीज़ टेस्ट करवाइए। एक आपकी वजह से 10 लोगों को उस चीज़ का असर हो सकता है। एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंसानियत होती है। दूसरा ये कि अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स लगते हैं, हालांकि मैं भी वहाँ बीमार हो गई थी, मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे वायरल हुआ था वो, टचवुड मुझे कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन मुझे सिम्टम्स थे उस तरीके के, गले में दर्द और बुखार था और बहुत ज़्यादा वो था प्रॉब्लम मुझे, लेकिन मैं एंटीबायोटिक से ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने बोला आपके ऑक्सीजन लेवल और ये सब चीज़ें ठीक हैं, आपको कोई कोरोना वगैरह नहीं है। 4-5 दिन मैं बीमार थी और ऐसे ही हुआ, एक हफ़्ता सवा हफ़्ता में मेरा जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, बैंक का काम था, हॉस्पिटल का काम था, कुछ बेटी का आई चेकअप वगैरह था, और थोड़ा बहुत मैं जो अपना और फ्रेंड्स वगैरह से मुझे काम के लिए मिलना था। उसके बाद से मैं घर में ही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और आज का माहौल ही ऐसा हो रखा है कि सब इतने स्ट्रेस में हैं कि शायद ब्लॉग आप इंजॉय करो नहीं करो, या फिर एक तरफ ये भी सोच में आता है कि चलो कुछ तो हो जो माइंड डाइवर्ट कर दे, जो थोड़ी देर के लिए सही है लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट कर दे, आपको एंटरटेन कर दे। तो मैं इसके बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ, आप देखिएगा। और ब्लॉग शायद बीच में अधूरा ही हो, और बट मैंने यहाँ से जाने के टाइम पे एयरपोर्ट पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स थे और वहाँ से आने के टाइम पे कितना रिस्ट्रिक्ट था, वो सब मैंने शूट किया है। कुछ पे मैं वॉइस ओवर कर लूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो अराउंड हो रही हैं। दूसरा, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, काढ़ा पीते रहिए। काढ़ा नहीं पी सकते तो चाय में तुलसी, लौंग, अदरक, शहद ये सब चीज़ें डालें। गुड़ की चाय पिएं, अगर हो सके तो तुलसी ऐसी भी खा लें। विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी और दूसरे विटामिन्स जो हैं वो आप लेते रहिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए, लेकिन वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लीजिए। वैसे ये सप्लीमेंट है, दीज आर नॉट मेडिसिन्स, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। और 28 के बाद या 30 के बाद आपको एक्चुअली ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यही है कि आप अपना ध्यान रखिए प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि इधर उधर हो रहा है आपके पास जो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, थैंक्स टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, थैंक्स टू ऑल द यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शंस हों, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हॉस्पिटल बेड हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब इस टाइम सोशल प्लेटफॉर्म इतना यूज़फुल हो रहा है सबके लिए। हालांकि सारी जो न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड नहीं है, बट कुछ अब वेरीफाइड होने लगे हैं, बिकॉज उन्होंने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले स्टेप उठाया कि आप कोई भी अगर फ़ोन नंबर या कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो सही डालें या वेरीफाइड हो। यू हैव टू मेक श्योर, एंड समटाइम्स यू हैव टू मेक अ कॉल योरसेल्फ टू कंफर्म कि हाँ ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। बाकी तो सब डॉक्टर ने बताया ही है, आप सोशल मीडिया पे देखते ही हैं। और जो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं या जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई थोड़ा अनएजुकेटेड है या जिनको स्मार्टफोन्स हैंडल करने नहीं आते हैं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होती है तो प्लीज़ उन्हें हेल्प करिए कि उन्हें कोरोना वैक्सीन के लिए कहाँ जाना चाहिए। आप बात नहीं कर सकते, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप या आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पे, आप मुझे नीचे सजेशन कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो यही था, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ऊपर वाले को याद करते रहिए, और मास्किंग प्लीज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ करिए गाइस। तो अब मैं यहाँ से आप मेरा ब्लॉग देखेंगे जो मैं 29 मार्च को गई थी। तो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। सो फाइनली 4-4.5 साल बाद मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो ये ब्लॉग उसी के बारे में था, इसलिए मैंने सरप्राइज़ रखा था अपने सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। टिकटॉक शायद इंडिया में नहीं चले तो मैं इंस्टा से ही काम चलाऊँगी। तो जो लोग आप में से मुझे यहाँ टिकटॉक में फॉलो करते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आईडी दे दूँगी, पहली बात। दूसरी बात, अब आप ये क्लिपिंग देखिए कि इस
टिकट को जब मैंने बुक कराया था तो मैंने टिकट को बुक मैं नॉर्मली makeMyTrip.com से कराती हूँ, लेकिन मैंने इस बार ऑनलाइन नहीं कराया था क्योंकि मुझे ये था कि काफ़ी सारे प्रोटोकॉल चेंज हुए हैं कोरोना के करके, तो मुझे इन पर्सन ही कराना चाहिए। इफ़ इन केस मुझे कोई फॉर्म भरना है या डिक्लेरेशन फॉर्म या कोई नॉलेज लेनी है तो इन पर्सन मेरे को थोड़ी हेल्प हो सकती है, तो मैंने यहाँ लोकल से कराया। दूसरा 72 आवर्स की कोरोना रिपोर्ट जो है लगेगी, तो 29 की मेरी फ़्लाइट है और 27 को मैंने आफ्टरनून में चेकअप कराया, जिसकी रिपोर्ट मुझे कल रात को, यानी आज है 28, तो कल रात को ही मुझे इसकी रिपोर्ट मिल गई थी और ये रिपोर्ट में मेरा और मेरी बेटी का नेगेटिव आया है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम होपिंग, अब टिकट पहले बुक हो चुकी थी और 4 दिन से रोला पड़ा हुआ है कि कोरोना फैल गया है, कोरोना का बाप आ गया है, म्यूटेंट कोरोना आ गया है। अब नर्वस हूँ, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी है, कुछ काम भी है और गई भी नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, तो आप जाइए और ये क्लिपिंग्स एंजॉय करिए और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। देखते चले जाना, स्किप नहीं करना, मज़ा नहीं आएगा वरना। ओके, तो देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। सो गाइस, फाइनली मुझे रिपोर्ट मिल गई है कोरोना की, जो मुझे एयरपोर्ट पे सबमिट करानी होगी, अब दिखानी होगी। वैसे डिक्लेरेशन फॉर्म ऑलरेडी हमने भर दिया है, नेपाल साइड का भी और इंडिया साइड का भी, और नेगेटिव है रिपोर्ट। एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑनलाइन ऑलरेडी रात को भेज दी थी, जो हमने वेबसाइट पे लिंक कर दिया डिक्लेरेशन के लिए, दैट वी आर फाइन एंड इट्स नेगेटिव। लेकिन दे सेड के ट्रैवल एजेंट सेड कि यू शुड हैव दैट हार्ड कॉपी बिकॉज रैंडम चेकअप भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए जस्ट टू शो और सबमिट। और कॉपी मेन कॉपी की 2 या 3 फोटो स्टेट पे जाके अपने पास रख लीजिए। और या हेलो गाइस, सो गाइज दिस इज डे 3 आई थिंक ऑफ दिस ब्लॉग, जो भी होगा मैं यहाँ नीचे लिख दूँ। सो गाइज, टुडे इज़ द फाइनल डे जब मैं जा रही हूँ इंडिया। सेफ्टी कॉशंस हमने ले लिए हैं, हमने ये शील्ड भी ले ली है, मास्क भी ले लिया है, सैनिटाइज़र भी ले लिया है, टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र भी ले लिया है। आई डोंट नो कि वो एयरपोर्ट पे अलाउड करेंगे नहीं करेंगे टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र। अब कोरोना के टाइम पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। काठमांडू का जो एयरपोर्ट है वो अभी रेनोवेट भी हुआ है, तो आई एम सो एक्साइटेड टू सी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें, और जा रही हूँ, प्रिकॉशंस ले रही हूँ। अभी सामान दिखा दूँगी मैं आपको, और जो भी इसके प्रोसेस होंगे वो मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। एंड तक बने रहना, प्लीज़ छोड़ के मत जाना। ओके, इंफॉर्मेशन मिली है कि फ़्लाइट लेट हो गई है। अभी अंदर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। यू कैन हैव अ लुक, रेनोवेशन हुई है और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है सुना है। कोरोना काल के फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं, तो लेट मी ऑल्सो चेक। तो गाइस, ये है काठमांडू एयरपोर्ट का लाउंज। मैंने लाउंज ले लिया था, आगे मैंने बता दिया है इसके चार्जेस क्या थे, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट थी और मैं सुबह की निकली हुई थी, तो और कोई जगह ही नहीं थी, सब कुछ बंद था। इस चक्कर में हमने यहाँ पे रेस्ट भी किया और वेट किया फ़्लाइट का, आप देख सकते हो। हाय गाइस, तो फ्लाइट हो गई है डिले, मैंने फॉर्म्स भर दिए हैं पीसीआर के लिए, जो हमने रिपोर्ट कराई थी उसमें उन्होंने स्टैंप लगाया है बेसिकली। एंड राइट नाउ मैं एयरपोर्ट 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, 5:40 को उन्होंने बोला होगी, और उसके बाद जो है 6:40 की है। अब डिले हो जा रही है और मैं हूँ लाउंज में, अगर आप देखना चाहो।
So I'm relaxing here. I had a food here and was so hungry. We left home 10:30 to reach airport on time. So basically let's see अब कितना टाइम लगता है. And I'm so tired. I need to go home and relax. So I'm waiting. जैसी होगी तो मैं बताऊंगी. बाकी इन्होंने बीच में एक फॉर्म फिलअप कराया था बोर्डिंग पास देने के टाइम पे. उसकी क्लिपिंग मैं यहाँ पे लगा लूँगी, आप देख लीजिए. दैट इज़ बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म की. अगर आप ऑनलाइन मतलब आप बाई एयर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कुछ होता है तो आपकी लाइबिलिटीज़ है. तो वो मैंने सिग्नेचर कर दिया था गाइस. तो अब जब मैं बोर्ड कर लूँगी फ़्लाइट तो मैं आपको मिलती हूँ गाइस. देखो लोगों, ये शर्मा रही है और ये अपनी शक्ल की जगह अपने कपड़े वाली बालकनी, वॉशिंग मशीन और बच्चे का वॉकर दिखा रही है. सो गाइस फाइनली जो है हम लोग बैठ गए फ़्लाइट में और 3:30 बजे की फ़्लाइट थी. उसके बाद जो है 5:30 की हुई. उसके बाद जो है 6:40 की हुई. उसके बाद 7:30 बजे की हुई. और अब जो है फाइनली हमने बोर्ड किया. 15 मिनट हो गए हैं फ़्लाइट में बैठे हुए. एयर इंडिया बहुत परेशान किया बट गुड. कुछ सर्विसेज अच्छी हैं. बाकी मैंने ये पहना हुआ है जो मिडल है, जो बीच में है, उसको पहनना है. तो मेरी सीट बेसिकली ये है. तो इधर कोई नहीं था तो मैं इधर आयल सीट पे बैठ गई हूँ. इधर बेबी बैठ गई है. इनको मेरी फेवरेट. और देखो पूरा खाना हो चुका है, बिल्कुल ऊपर आ चुका है. तो अब मैं पहुँच चुकी. अब रात को ही पहुँचूँगी दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ जाके आपको मिलती हूँ. जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी. और एनर्जी बिल्कुल लॉस हो गई है, एकदम एनर्जी डाउन हो गई है. पता नहीं मुझे इसमें आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं होगी. सो गाइस हम यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच गए थे. एयरपोर्ट पहुँचते ही आप देखेंगे राइट साइड में सारा कोरोना टेस्ट के लिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है. और लिखा भी हुआ है 1300 रुपये का टेस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 800 रुपये का कोरोना टेस्ट है. बाकी की जो बचे हुए पैसे उसमें कोई प्रिविलेज सर्विस है वो क्या है मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं करवाना पड़ा था. मैं अपना टेस्ट हाँ. सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं और जब से पहुंचे हैं तब से चले ही जा रहे हैं. आई डोंट नो क्या होता है. फॉर्म में ऑलरेडी डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर आई थी ऑनलाइन. जिन्होंने नहीं भरा उनका PCR होगा क्या. मेरी तो PCR आ चुकी है. सो लेट मी चेक क्या बोलते हैं. सो गाइस मैं फाइनली बाहर आ गई हूँ एयरपोर्ट के, आप देख सकते हो. और अब मैं ले रही हूँ मेगा कैब. कुछ नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन दिखा दिया था आरोग्य सेतु ऐप में. और उसमें तो मैंने लिंक कर दिया था डिक्लेरेशन. तो रैंडम भी चेकिंग हो सकती है बट अभी हुई नहीं. और चलना बहुत पड़ा. बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी घर पहुँचने के बाद. और अभी बहुत लेट हो गया है, 11:30 बज गए. तो हो सकता है कल बताऊँ. Finally we are in Delhi. Do you wanna look at? Look at. Oh, मेरे देश मेरे गांव की मिट्टी. हेलो गाइस. सो मैंने कल आउटडोर शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. मेरे साथ क्या मतलब
हुआ है सच कुछ नहीं। काठमांडू एयरपोर्ट पे मैं गई। काठमांडू एयरपोर्ट पे फ़्लाइट उन्होंने बोला 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, मैं 12 बजे पहुंच गई। एज़ एन इंटरनेशनल फ़्लाइट आपको 3 घंटे वेट करना पड़ता है और सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। आई रीच देयर 12 o'clock एंड देन वहाँ पे पता चला कि 5:20 की फ़्लाइट हो गई, एयर इंडिया AI 216। उसके बाद पता चला कि फ़्लाइट जो है 6:40 की हो गई। उसके बाद पता चला कि फ़्लाइट जो है 8:40 की हो गई। और उससे बीच में ये भी पता चला कि दिल्ली से फ़्लाइट उड़ी ही नहीं है जो यहाँ पे टाइम से पहुँचेगी। और आपको पता होगा कि अभी जो नेपाल में मोर देन 67 फॉरेस्ट का मैंने पढ़ा था न्यूज़ में, आग लग गई थी। तो उससे 2-3 दिन पहले आंधी भी आई थी, तो वो आंधी के चक्कर में वो आग पूरी फैल गई थी। तो काठमांडू में बहुत स्मोक था, तो यही कह रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है मौसम में। तो बेसिकली यही हुआ कि हम लोग लेट हो गए। तो मैंने क्या किया, काठमांडू में एयरपोर्ट में सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, सब बंद है, कैफ़ेज़ वगैरह, शॉप्स वगैरह। एक सुवीनियर शॉप खुली हुई है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था मेरे साथ बेटी है, सुबह की मैं उठी हुई हूँ तो मैं वहीं पे कुछ उसको खिला दूँगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मुझे जो है लाउंज में ही जाना पड़ा। तो जहाँ पे थाई एयरवेज़ का लाउंज होता है वो सॉरी थाई एयरवेज़ का लाउंज था उसी को उन्होंने नॉर्मल रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। एक साइड में रेस्टोरेंट है, एक साइड में लाउंज है। अगर आपकी फ़्लाइट लेट हो जाती है तो रिफ़्रेशमेंट देते हैं रेस्टोरेंट में। और क्या हो गया, उसके बाद जो लाउंज था उसमें जो है $43 डॉलर। तो हम बस एक वही ऑप्शन था जहाँ हम खा सकते थे और बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि कब तक जो है मिलेगी फ़्लाइट। तो वहाँ पे चेयर एंड टेबल वाला सिस्टम था रेस्टोरेंट में, जहाँ पे रिफ्रेशमेंट उन्होंने बोला मिलेंगे। अब उसके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है, सर्व करे तो बात अलग है। उसके अलावा उसकी दूसरी साइड में लाउंज था, तो उन्होंने बोला आपको $43 प्लस देने होंगे। वो प्लस करके नियरली $54 के पास बनते हैं, जिसको हम नेपाली में 6,000 के तकरीबन होते हैं। उसमें जब तक आपकी फ़्लाइट डिले है आप रिलैक्स कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप बूफे ले सकते हो, आप स्नैक्स ले सकते हो, आप ड्रिंक्स ले सकते हो, टी, कॉफ़ी, वाइन, बियर, व्हाटएवर यू वांट टू हैव। तो ये अच्छा हुआ कि हमने लाउंज ले ली, क्योंकि वहाँ पे सोफ़ा सिस्टम भी था और वहाँ पे रिक्लाइनर्स भी थे। तो हमने रिक्लाइनर यूज़ किया। यू हैव वाईफाई ऑल्सो, यू कैन यूटिलाइज टाइम हैविंग वॉचिंग योर लैपटॉप और योर आईपैड और मोबाइल्स। सो फाइनली जो है ये सब हुआ। बाकी इससे पहले का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या क्या मैंने किया था। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच रही थी तो उससे पहले उन्होंने मुझे अनाउंस किया था फ़्लाइट में कि देयर इज़ आई फॉरगॉट द नेम, आरोग्य सेतु। आई थिंक दिस इज़ द आरोग्य सेतु ऐप। यू हैव टू डाउनलोड दी ऐप आरोग्य सेतु, और उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और अपना लिंक करना है करके। तो आई थिंक वो मैंने आरोग्य सेतु यानी एयर सुविधा था कि आशु आरोग्य सेतु था। आशु आरोग्य सेतु ऐप है कि एयर सुविधा है? आरोग्य सेतु ना। तो दे सेट कि आरोग्य सेतु जो है ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगी, ओके। तो यहाँ से देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डिटेल फ्रॉम इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स डिटेल। ये मुझे पूरा भरना था, मैंने भर दिया था ऑनलाइन और उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था दोनों का, बेटी का और मेरा। ये मेरा जो है PCR था, स्टार हॉस्पिटल से मैंने कराया था, मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, विदेश जाने व्यक्तिले भनुपने फार्म, ये नेपाली साइट मतलब नेपाल का था जो भर दिया था, ऑनलाइन लिंक कर दिया था, उसका भी प्रिंट आउट हमने निकाल दिया था। और या बस इतना ही था। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कोरोना 72 आवर्स का टेस्ट कराने के बाद, ऑनलाइन डिक्लेरेशन भरने के बाद हमने इसके प्रिंट आउट करा के कॉपीज़ भी रख लिए थे कि इफ़ इन केस अगर उनको चाहिए तो हम उनको दे देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने बस फ़्लाइट में ये अनाउंस किया था कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रैंडम चेकिंग चल रही है PCR की, और रैंडम चेकिंग चल रही है। किसी को भी वो मतलब बुला के PCR कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी 72 आवर्स के अंडर PCR रिपोर्ट है तो इट विल वर्क। अगर आपने नहीं कराया तो
आप मैं यहाँ क्लिपिंग डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारे पुलिस वाले थे, बहुत सारे लोग थे कोरोना के लिए, आपको टेस्टिंग के लिए, जांच के लिए आइसोलेशन एरिया बनाया हुआ था, सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, उधर भी आप अपना PCR आराम से करा सकते थे। तो मुझे फिर किसी ने नहीं रोका, बिकॉज इस डिक्लेरेशन फॉर्म में मैंने एक चीज़ देखी थी कि इसमें ना एक बारकोड होता है, तो वो बारकोड को स्कैन करते हैं, बारकोड को स्कैन करने के बाद जो है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आई थिंक वो उन्होंने ऑलरेडी इमिग्रेशन में कर दिया था। वो फ्रिज बंद करते वहाँ से ना, वो फ्रीजर खुला हुआ बेटे बंद करते, तो उन्होंने देख लिया होगा, उनको पता ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग आए, हमारे जो सामान की स्कैनिंग हुई, सब कुछ हुआ। स्कैनिंग के बाद मैं बाहर आ गई। तो लकी मी कि मुझे PCR के लिए इतना कुछ टोका टाकी नहीं हुई, बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी ये हो गया था। बट रैंडमली वो टेस्ट कर रहे हों और शायद उनको पता हो कि मेरा हो चुका है टेस्ट, तो हो सकता है किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो, भारी हो। चलना बहुत पड़ा था, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बच्चे के साथ तो और ही प्रॉब्लम होती है। तो या गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में उसका बनाऊँगी, और इच्छा तो यही है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करूँ, अपने पुराने फूड जॉइंट एक्सप्लोर करूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे कमेंट डाउन करिए। कोई और अगर आपका मैसेज है या क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट डाउन करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। और मिलती हूँ, जाती हूँ और फिर जल्दी से आती हूँ। बाय, चाओ।